हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह आज शुरू कर रहे हैं बीए के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये काफ़ी और भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बीए फर्स्ट थर्ड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट के रूप में इम्पोर्टेंट तो टॉपिक है ही, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो फर्स्ट ग्रेडिंग तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी। क्योंकि गुण निरपेक्षता के बारे में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यह सेकंड पार्ट है, इस पार्ट में हम उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लियर करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो फिलहाल कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कि इसको जानेंगे कि उपलब्धि क्या है इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की, असफलता और प्रासंगिकता। क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में हमने गुट निरपेक्षता का अर्थ, उसकी परिभाषा और गुट निरपेक्षता क्यों अस्तित्व में आई, गुट निरपेक्षता है उसको बनाए रखने के कौन से तत्व हैं। लेकिन आज हम जानेंगे, इसका फाइनल टच देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट तर्क के साथ। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसको लेकर मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की है वो एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके अच्छे से नोट करवा दी है। अब यहाँ पे बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वह दो संस्थाओं के जरिए चलता है। इसकी जो भी कार्यविधि प्रणाली वगैरह जो भी सिस्टमेटिक हैं वो दो संस्थाओं के अंतर्गत क्रियान्वित होता है। जिसकी बात करें तो एक तो होता है समन्वयक ब्यूरो, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, विचार विमर्श के लिए जो केंद्र बने होते हैं, विचार विमर्श की गुट निरपेक्षता के लिए क्या नीति अपनानी है, क्या नवीन विचार लाने हैं, क्या बदलने हैं, तो इसको लेकर इनके ब्यूरोज बने हुए हैं, ठीक है ना। ब्यूरो कैसे के लिए ब्यूरो, वो ये कितने हैं वर्तमान में 66 ब्यूरो हैं इसके। किसके लिए, इनके विचारों को बढ़ावा देने के लिए समन्वयक ब्यूरो। फिर आते हैं सम्मेलन। एक उनका जो संस्था है वो सम्मेलनों की व्यवस्था करती है कि हर व्यवस्थाओं के अंतर्गत उनके सम्मेलन होते हैं अलग अलग। जैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता लेते हैं कि सम्मेलन में कुछ शिखर सम्मेलन भी होते हैं जो गुट निरपेक्ष के शिखर सम्मेलन कहलाते हैं। प्रति 3 वर्ष में एक शिखर सम्मेलन होता है और ये रेगुलर होता रहा है। लेकिन और भी सम्मेलन होते हैं, तो उन सम्मेलन में इन मंत्रियों की भागीदारी होती है। शिखर सम्मेलन में क्या होता है कि किसी भी जो मेंबर हैं उस मेंबर के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ना, वो शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं और इस बाकी सम्मेलन में मंत्री भाग लेते हैं। तो आपको ये तो पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी बता दिया था और वापस बता रहा हूँ कि इसका गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। जब ये पहला सम्मेलन हुआ तब कितने मेंबर थे गुट निरपेक्ष में, ध्यान रखिएगा 25 मेंबर थे। कितने थे, 25। लेकिन इसका 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था अपने भारत में, कहाँ हुआ था, दिल्ली में 7वां शिखर सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन ये हुआ था 1983 जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तब ये सम्मेलन भारत में हुआ था, ठीक है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। इस समय कितने मेंबर हो गए थे, 101 हो गए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन में। और अगर नया अपडेट देखें तो 18वां शिखर सम्मेलन जो है वो बाकू, और बाकू कहाँ पे आया, अजरबैजान में आया है। और ये इसका शिखर सम्मेलन है 2019 में हुआ था लास्ट, यानी नया जो शिखर सम्मेलन अपडेट वाला, ठीक है ना, इसका जो मंत्रियों का होता है वो उसके तहत 120 मेंबर हो गए। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की इस महत्वता को देखते हुए कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, 120 देश जुड़े हुए हैं। अब बात आती है इसके शिखर सम्मेलन की, जिसमें इसके राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और प्रति 3 वर्ष में ये आयोजित होता है। और इसके अंतर्गत भाग लेने वाले जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो गुट निरपेक्ष के पूर्ण रूप में सदस्य होते हैं, वो भाग लेते हैं। एक पर्यवेक्षक देश जो कहलाते हैं वो लेते हैं। एक गैर पर्यवेक्षक देश, और इसके अलावा किसी और राष्ट्राध्यक्ष के प्रतिनिधि, यानी ये सब मिलाकर इनका शिखर सम्मेलन होता है। और 4 टाइप के जो मंत्री हैं वह शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। फिर बात आती है यहाँ से, और ये ध्यान रखिएगा, इस तरह का प्रश्न शायद आ सकता है कि गुट निरपेक्ष को लेकर एक स्मारक शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, स्मारक शिखर सम्मेलन। और इसकी अगर ध्यान रखें तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, ये बेलग्रेड में हुआ था 11 से 12 अक्टूबर 2021 को। इस समय 105 देशों ने भाग लिया था। इसमें क्या हुआ था कि उस समय की वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए क्या पुनरुद्धार किया जाए, क्या गुट निरपेक्षता में विचार हैं जो नए आने चाहिए, किन विचारों को अपनाया जाए, किन विचारों को निकाला जाए। और इस समय कोविड-19 को लेकर भी गुट निरपेक्ष के देशों में जागरूकता, उनकी सहायता, उनको वास्तविक तौर पे आर्थिक स्तर वापस मजबूत करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 में काफ़ी देश हैं कंगाल की स्थिति हो गए थे। तो इस तरह से ये गुट निरपेक्ष आंदोलन इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तो ये चीज़ तो आपको मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं इस गुट निरपेक्षता की
गुट निरपेक्ष आंदोलन थी, तो इस गुट निरपेक्षता की नीति की क्या उपलब्धि रही, यानी हम यहाँ पे देखते हैं कि इस गुट निरपेक्ष की वास्तविक में क्या उपलब्धि रही है वो हम देख रहे हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, उपलब्धियों को लेकर प्रश्न आ सकता है, पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्षता की क्या उपलब्धियाँ हैं, गुट निरपेक्षता की क्या उपलब्धियां हैं या क्या बढ़िया काम किया है, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुट निरपेक्षता ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल किया, इसने काफ़ी इसके अतीत को अगर देखें तो इसने काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं। गुट निरपेक्षता की हम बात करें, शुरुआत में 25 मेंबर ही थे, लेकिन वर्तमान में कितने मेंबर हो गए, 120 मेंबर हो गए। तो उपलब्धि तो है ही, इतना बड़ा महत्वपूर्ण ये काम तो उसने किया ही है। लेकिन हम कुछ पॉइंट से यहाँ पे इसकी उपलब्धियों को देखेंगे और एग्जाम में पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, नंबर पूरे लाने। तो पहला पॉइंट, गुट निरपेक्षता का 2 गुटों के द्वारा मान्यता। गुट निरपेक्षता का 2 गुटों के द्वारा मान्यता। आपको पता होगा 2 गुट कौन से थे, हाँ वही सोवियत संघ और अमेरिका। तो शुरुआती सालों में जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय गुट निरपेक्षता अस्तित्व में आया था, लेकिन इसको किसी भी बड़े देश ने, प्रभावशाली देश ने इसको मान्यता नहीं दी थी। इसको कहा कि ये तो ऐसे ही फालतू का टाइम पास के लिए ग्रुप बना दिया गया है और इसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इसकी उपलब्धियों को, इसकी कार्यों को अगर देखें तो इसने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया और विश्व में इस संकट काल यानी तीसरे विश्व युद्ध को समाप्त कर सके और अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और जब हम कहें कि विश्व में तीसरी दुनिया के देश कौन से होते तो गुट निरपेक्षता के देश माने जाते हैं। इस तरह से जब इसकी अचीवता, इसके कार्यों को देखा गया तब उन महत्वपूर्ण देशों के साथ साथ उन गुटों ने भी इस गुट निरपेक्षता और इसकी नीति को मान्यता दी। तो पहली उपलब्धि तो ये होगी कि जो बड़े शक्तिशाली देश थे उन्होंने भी इस आंदोलन को मान्यता दी। बात करते हैं नेक्स्ट, अपने जो अति महत्वपूर्ण जो दूसरा पॉइंट आता है उसके ऊपर। तो उसको ध्यान में रखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 गुटों के मध्य धीरे धीरे परिवर्तन हुआ था और तभी उन्होंने इसको मान्यता दी। इसका रीज़न क्या था कि 1953 में जोसेफ स्टालिन की मृत्यु के बाद भारत की गुट निरपेक्षता नीति या ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसको काफ़ी महत्व दिया गया और आज वर्तमान में इसको हर जगह उतना ही महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व राजनीति में संकटों को टालना, इसकी उपलब्धि। विश्व राजनीति में उपलब्ध कहें या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम बात करें तो विश्व में कभी न कभी समय पर काफ़ी संकट खड़े हुए। क्या से खड़े हुए? संकट। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि संकटों को टालना, ये बहुत अच्छा काम किया है और ये इसकी हम कहेंगे उपलब्धि है गुट निरपेक्षता की। क्या कि विश्व राजनीति के अंतर्गत समय समय पर बहुत संकट आए हैं और इन संकटों को शायद इसने टाला है, इस संकटों को इसने टाला है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कोरिया युद्ध की बात करें जो 1953 में हुआ था, इंडो चीनी संघर्ष, चीनी तिब्बती क्षेत्र के आसपास जो हिंसात्मक माहौल हुआ था जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था 1955 के अंदर, स्वेज नहर 1956 का जो विवाद था, ये ऐसे विवाद थे जिनके अंदर मध्यस्थता रखते हुए गुट निरपेक्ष के इन देशों ने, इनके विचारधाराओं ने इस आंदोलन और इस विश्व राजनीति को संकट से उबारा है। तो ये काफ़ी उपलब्धि थी। अगर ध्यान रखना चाहें तो 1953, 1956 ये ऐसे दौर हैं जब ये अपने कोरियाई का इलाका था जहाँ पे व्यवस्था खराब हो गई थी और ये स्वेज नहर या चाइना और इनके देशों के मध्य तनाव था। तो कहीं ना कहीं अगर कहें तो विश्व राजनीति में संकट को उभारने में, इसको दूर करने में इस गुट निरपेक्षता की नीति और इसके देशों ने काफ़ी योगदान दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है शीत युद्ध को अस्त्र शस्त्र युद्ध में परिणत करने से रोकना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपलब्धि है इसकी। शीत युद्ध को अस्त्र शस्त्र युद्ध में परिणत करने से रोकना। ये इस पॉइंट तो आप समझ गए होंगे मेरे इस कहने का पॉइंट का मीन्स क्या है। इस पॉइंट का मीन्स अगर जैसे अगर देखें तो जो शीत युद्ध है, और शीत युद्ध क्या था? विचारों की लड़ाई थी, ठीक है ना। लेकिन एक समय ऐसा हुआ क्यूबा का संकट,
क्यूबा का संकट कैसा हुआ, तनाव दोनों के मध्य के तुरंत उसी दौरान अगर थोड़ी सी भी चूक हुई होती तो तीसरा वर्ल्ड वॉर होके रहता। लेकिन ऐसे काफ़ी माहौल आए जिसके समय गुटनिरपेक्षता ने अपनी नीति, अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए इस शीत युद्ध को अस्त्र शस्त्र की वास्तविक लड़ाई न होने दी, यानी इसको शीत युद्ध से वास्तविक लड़ाई की युद्ध की ओर बढ़ने से रोका है। इसने अपनी इस कामयाबी को अचीव किया है कि जो वर्ल्ड में जो यानी तीसरा विश्व युद्ध हो रहा था उसको रोकने में काफ़ी हद तक ये नीति कारगर हुई है। इसने विश्व को तीसरे महायुद्ध की आग में झकेलने से पहले रोक लिया गया। ये काफ़ी इसकी खतरनाक उपलब्धि है, महत्वपूर्ण उपलब्धि हम कह सकते हैं। चौथी हम बात करें दितांत। दितांत क्या है शायद आपको पता होगा, नहीं हो तो बता देता हूँ। दितांत की अगर बात करें तो ये व्यवस्था है शीत युद्ध के तौर की। जब शीत युद्ध का माहौल चल रहा था तो एक समय ऐसा भी आया कि शीत युद्ध लगभग थम गया था। थक गया मतलब कुछ ऐसी विचारधाराएं और गुट निरपेक्षता की नीतियां काम कर गई कि दो गुट सोवियत संघ और अमेरिका में तनाव काफ़ी कम हो गया था। शीत युद्ध में शीतलता आ गई, तो ठंडापन या शिथिलता कहते हैं ना कि किसी संबंध है उस संबंध में ज़्यादा टाइट करते तो संबंध कड़क हो जाते, टूट जाते, तो संबंध को ढीला छोड़ दिया ताकि सही हो जाए, यानी एक शांतिप्रद व्यवस्था हुई थी। शीत युद्ध का एक ऐसा दौर जहाँ पे शीत युद्ध के तनाव को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था, शिथिलता आ गई थी और ऐसा लगा कि शीत युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये वो दौर था। तो इस शीत दितांत उस समय को, उस दौर को कहा जाता है दितांत। शीत युद्ध का वो दौर जहाँ पे शीत युद्ध के काफ़ी तनाव को कम कर दिया गया था। तो ये इस तरह की व्यवस्था और परिस्थिति लाने में भी गुटनिरपेक्ष की नीति और इसकी इन व्यवस्थाओं ने सहयोग दिया था। नेक्स्ट बात करें तो निशस्त्रीकरण अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति, बिल्कुल सही बात कही गई है। अगर आप ध्यान रखेंगे पांचवा पॉइंट, निशस्त्रीकरण में योगदान, यानी विश्व में हथियारों की मारामारी हो रही थी। अमेरिका पावरफुल होता जा रहा था, उसको और हथियार खतरनाक से खतरनाक हथियार बनाता जा रहा था। इस तरह से दूसरे देश और भी ज़्यादा हथियार खतरनाक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। तो दोनों तरफ से खतरनाक हथियारों की जो ये लड़ाई और जो नए हथियार बन रहे थे, विश्व में और ज़्यादा तनाव और संकट हो रहा था। ऐसा लग रहा था विश्व में अगर कहीं भी थोड़ी सी चिंगारी लगी तो तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा। इस तरह से इस हथियारों की लड़ाई और हथियारों को कम करने में, यानी हथियारों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए, वो नीति कराती है निशस्त्रीकरण। तो इस गुटनिरपेक्षता की नीति ने एक ऐसा माहौल आया कि निशस्त्रीकरण यानी हथियार को धीरे धीरे कम करने पर जोर दिया गया, निशस्त्रीकरण पर जोर दिया गया। और इसकी अगर बात बताएं तो ध्यान रखिएगा कि गुटनिरपेक्ष भारत को जब ये देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाने में जो प्रस्ताव रखा था वे 1953 में आंशिक रूप से प्रतिबंध में आए। ये काफ़ी उपलब्धि हुई इसकी। और इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि आंदोलन में शांति के मार्ग प्रशस्त करना और मार्ग प्रशस्त और शांतिपूर्ण माहौल प्राप्त करना ये गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है 6 नंबर पॉइंट, जो आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लिखेंगे, याद बता ही देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे विश्व समाज के लिए उन्मुक्त वातावरण तय करना। गुटनिरपेक्ष नीति ने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें हर देश अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उपलब्धियों पे ध्यान दे। अब विश्व राजनीति में गुटबाजी और सेना तनाव के युद्ध लड़ाई के माहौल में पैदा न होकर अपनी ज़रूरतों को, अपनी विशेषताओं को ध्यान दे। इसलिए उनको एक अच्छा माहौल बनाने में, कहते हैं एक एनवायरनमेंट, एक देश के लिए जो उचित एनवायरनमेंट होता है, जो नए नए देश थे तो उनको तो ऐसा वातावरण देना जरूरी था। तो कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण देने में इसने अपनी योग्यता, इसकी भूमिका निभाई है। क्योंकि उपनिवेशित जो देश थे, ब्रिटेन या उससे शक्तिशाली देश, उनसे आज़ाद होकर नए देश थे, नए जन्मे देश, उनको ऐसा माहौल देना जिसको वे पाकर फली फूलित हो, तो ऐसा एनवायरनमेंट देने में इनका योगदान था। इसके अलावा ध्यान रखें तो विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इससे उपलब्धि क्या थी कि इसके जो भी दो देश थे उसमें आर्थिक सहयोग का इसने से महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्थिक सहयोग का योगदान, यानी जितने भी जो देश हैं उनकी अब बात करें गुटनिरपेक्षता की नीति के अलावा दूसरा क्या काम था, तो ये काम था कि अपने जो जितने भी देश हैं ना, इनके आप जो भी
वे अपने देश में अच्छे से व्यापार कर सके, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके, अपने देश में उन्नति कर सके, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति की। इसके लिए अपने समूह देशों के लिए उसने आर्थिक नीति पर भी काम किया। अपनी उन देश की इनकम और आय को बढ़ाने में भी इस आंदोलन ने काफ़ी योगदान दिया। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको ये बताया है कि इस गुटनिरपेक्ष नीति का या गुटनिरपेक्षता आंदोलन का क्या फ़ायदा हुआ, क्या उपलब्धि हुई। आपने उपलब्धि समझ ली होगी। अब बात करते हैं कि कहाँ पर जाकर ये गुटनिरपेक्ष नीति है वह असफल भी सिद्ध होती है। तो वो पॉइंट ध्यान रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में तीनों में से कोई सा भी पॉइंट पूछा जा सकता है। ज़्यादातर संभावना प्रासंगिकता की रहती है, तो पूरा समझ लीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। और जब पढ़ ही रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो हर चीज़ पूरी होनी चाहिए। और जब भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इस चैनल पर मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे कमेंट कर सकते हैं। आपके हर किसी भी डाउट का क्लियरली समाधान किया जाएगा, ठीक है। अब इस तरह की कोई भी अगर आपको कमी रहती है अपने कॉलेज एग्ज़ाम को लेकर या पढ़ाई को लेकर, तो बिल्कुल इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कॉलेज के हित का ही ये चैनल है। अब बात आती है कि गुटनिरपेक्ष नीति की या आंदोलन की क्या कमजोरी है। हम बात करें कमजोरी या असफलता कि ये गुटनिरपेक्षता है वो कहाँ पे असफल हो जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया है, लेकिन होता है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका दूसरा पहलू भी हमें जानना होगा कि कहाँ पर यह असफल होती है। या कुछ विद्वानों ने इस नीति को एज ए ढकोसला भी कहा है या अनव्यर्थ की चीज़ बताया है। तो ऐसी क्या वजह थी या ऐसे क्या वजह के कारण इसको ऐसा फेस करना पड़ा। तो बात करते हैं पहला, इसकी कमजोरी या इसकी आलोचना का जो पहला पॉइंट है, इसकी असफलता का जो पहला पॉइंट है वो देखिए, अवसरवादी या काम निकालने की नीति। अवसरवादी या काम निकालने की नीति। समझ रहे हैं मैं आप क्या समझा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है और गुटनिरपेक्षता की आलोचना करने वाले जो आलोचक है वो कहते हैं जो गुटनिरपेक्ष नीति है ना वो अवसरवादी है। क्या है? अवसरवादी है और अपना काम निकाल देती है, लेकिन लगभग सभी के हित में काम नहीं करती। इसका जो काम होता है वो काम निकाल के ये नीति है वह बरी हो जाती है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि पश्चिमी और साम्यवादी गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने का इसका मकसद था, लेकिन जब इस पे भारी पड़ा ये तो ये अपने आप को निकल ले। यानी जैसा कि डॉक्टर एम.एस. राजन ने इसकी आलोचना भी की है या उसका उत्तर भी दिया है कि गुटनिरपेक्षता अवसरवादी नीति भले ही हो, लेकिन इसने इस गुटबंदिता की नीति को कम करने में योगदान दिया है। तो कुछ आलोचक कहते हैं कि अवसरवादी मौका परस्त, जब भी मौका होता है तब ये नीति उसमें आकर अपनी उपलब्धि गिना देती है, लेकिन वास्तविक काम नहीं करती, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये भी तो है कि इसकी इस उपलब्धि में, इसकी कमियों में कुछ उपलब्धियाँ भी हैं। पहला पॉइंट आप इसकी कमियों को ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग या आलोचक इसको अवसरवादी नीति भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, सिद्धांत उपयुक्त किंतु अव्यवहारिक नीति। सिद्धांत अब उपयुक्त हैं, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि अगर किंतु पूर्णतः देखें तो ये अव्यवहारिक है। क्या है? अव्यवहारिक, वास्तविक धरातल पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी क्या है कि अगर मोटे तौर पे सिद्धांतों में, कागजों में अगर ऐसी बात देखें तो भले ही उपयुक्त हो, लेकिन अगर फाइनली देखें तो ये अव्यवहारिक नीति साबित होती है। क्यों होती है? तो आलोचकों के अनुसार यह नीति सिद्धांत जितनी उपयुक्त या उपयुक्त हैं, व्यवहार में उतनी यूजफुल ये नीति नहीं है। चाहे कितने ही गुण क्यों न हो, व्यवहार में यह नीति है कहीं न कहीं असफल हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिमी देशों की एक आलोचना यह है कि व्यवहारतः गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब किया हुआ है। यानी ये कहा गया कि जब दो गुट थे ना, तो इसने क्या किया कि इसका सोवियत की ओर झुकाव था, इसलिए उसने अपने आप पर
अपने आप पर क्या एक मुकुटा पहन लिया ताकि इस वाले गुट को पता न चले ये इस नीति इस गुट का समर्थन कर रही है। ऐसा ये कह रहे हैं कि इसने अपनी नीति अपनी छाल को छुपाने के लिए एक मुकुटा पहना है, यानी सिद्धांत में भले ही हो लेकिन व्यवहार में ये नीति गुट निरपेक्षता की मूल धारणा के अनुसार व्यवहारिक नीति नहीं मानी जाती है। तीसरी इसकी कमी है वो है बाह्य निर्भरता, या हम ऐसा कहें बाह्य सहायता पर निर्भर। ये बात तो है, ये इसकी कमी बिल्कुल है कि गुट निरपेक्ष नीति है, इसकी कार्य संचालन फंडिंग वगैरह जो भी है वह बाहर यानी बाहर के सोर्स पर निर्भर करती हैं। जैसे कोई भी काम करना है तो इसके लिए फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग बाहर से आएगी तभी काम करती है, या इनके विचार वगैरह है वो भी बाहर के हैं, इसका कोई भी खुद का एक वास्तविक धरातल या नीति नहीं है। गुट निरपेक्ष नीति की एक विफलता ये बताई गई कि ये बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर हैं। क्योंकि ये दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने इतनी भारी आर्थिक रक्षा सहायता का रास्ता निकाला कि आज वे अपने सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिए इस पर आश्रित हो सके। यानी इसने अपनी नीति, ये भले ही नीति चला रही है लेकिन ये अगर महत्वपूर्ण देखें तो ये नीति है वो बाहरी संसाधन, बाहरी फंडिंग, विचार और अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। ये खुद की इसकी मूलभूत ओरिजिनल नीति या व्यवस्था कायम नहीं कर पाती है, ऐसा माना जाता है। फिर बात करें कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है वह बहुत ही संकुचित नीति है, यानी इसको कहें संकुचित, यानी छोटी सोच या छोटी रणनीति रखती है। कहते नहीं ये छोटी सोच वाला। इस तरह से कुछ आलोचक गुट निरपेक्षता को यहाँ तक भी कहते हैं कि गुट निरपेक्षता की नीति है वह बाधा एक तरह से अगर कहें तो ये बहुत सीमित है। यह अपनी एक विदेश नीति को व्यवस्थित नहीं बनाने देती है। गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में ही नहीं, सारी नीति गुटों की राजनीति के आसपास घूमती है। कुछ ने तो ये कहा कि यह संकुचित नीति है, यानी हर बार कहती है गुट निरपेक्षता का मतलब किसी भी गुट में न रहना, लेकिन अगर देखें तो हर बार इसका हर जो काम होता है वह विभिन्न कहीं ना कहीं किसी न किसी गुट के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे हम बात करें गुट निरपेक्षता नीति क्यों बनी, दो गुटों से अलग रहने के लिए। इसने जो भी काम किए ना कहीं गुट निरपेक्ष गुटों के ऊपर ही निर्भर रह के काम किए, तो खुद भी गुटबाजी को बढ़ावा देती है। ऐसा इसलिए इसको कहा है ये एक संकुचित नीति पर काम करती है। और नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे इसकी कमी को देखें तो राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति, राष्ट्रहित की बजाय नेतागिरी की नीति, यानी ये कहा जाता है कि इस गुट निरपेक्ष नीति के अंतर्गत जो नेता होते हैं ना वह कोई गुट निरपेक्षता के अकॉर्डिंग काम करना तो उनका दूर, वे सिर्फ अपनी नेतागिरी करने आते हैं। क्या करने आते हैं? नेतागिरी। मोटी मोटी बातें करते हैं, काम कुछ होता नहीं। ऐसे नेतागिरी का एक मंच बन गया है ये इसकी एक कमी है। क्यों असफल हो रही है? क्योंकि इसके जो प्रमुख नेता हैं, इसे सदस्य के इनके सदस्यों के जो प्रमुख नेता हैं वे सिर्फ फालतू बातों में अपना सहमत करते हैं या नेतागिरी करते हैं। क्यों? जैसे बात करिए कि मोर का नाच पाँव कितने ही कमज़ोर हो, गंदे हो, लेकिन पंख फैलाकर ही मोर नाचता है। दुनिया के मंचों पर नेतागिरी चमकती, यानी इन नेताओं के पास कुछ वजूद, कुछ पावर आर्थिक, सामाजिक या नैतिक रूप में है नहीं, बस ढकोलने की तरह, ढोल की तरह बजते हैं ये नेता। लेकिन इनके खुद के पास न तो आर्थिक और न ही सामाजिक रूप में सक्षम को रणनीति है। इस तरह से कहा जाता है कि ये राष्ट्रहित के जो नेता हैं वो राष्ट्रहित की जगह सिर्फ नेतागिरी की नीति चलाते हैं। समझ में आ रहा है इसकी कमियों को। नेक्स्ट कमी की बात करें, इस आलोचना की, इसकी उपलब्धियों को देखें तो गुट निरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन है। गुट निरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन है, मतलब एक दिशा नहीं है इसकी। क्यों? जैसे माना गया कि भले मान लीजिए शुरुआत में यह एक मकसद से आया था कि शीत युद्ध दौर चल रहा था, दो गुट थे तो हमें गुटबाजी से अलग रहना, एक दिशा थी। लेकिन वर्तमान अस्तित्व को देखें तो शीत युद्ध का पतन हो गया है, सोवियत संघ का पतन हो गया है, तो अब इसके पास कोई दिशा, कोई गाइडलाइन नहीं है कि अब इसे क्या करना है, इस आंदोलन को क्या करना है। कभी तो ये आर्थिक नीति पे ध्यान देती है, कभी कोई और व्यवस्था को महत्व देती है। इस तरह से कुछ विचारक कहते हैं कि ये ऐसी
नीति है जिसकी कोई दिशा नहीं है, इसे क्या करना है, कोई टारगेट, कोई अचीवमेंट नहीं है। यह इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमजोरी है कि इसके पास कोई निश्चित विचारधारा या लक्ष्य नहीं है, ऐसा माना जाता है। और साथ ही साथ इनके जो सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों में राष्ट्रीय एकता या बुनियादी भाव में एक बुनियादी एकता, यूनिटी नहीं है। तो ये कुछ मैंने पॉइंट बताए हैं। इस पॉइंट में क्या लगता है कि ये गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी असफलता के क्या कारण हैं। अब जो मैंने कहा था ना लास्ट में कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और वो पॉइंट क्या है समझ लीजिएगा। वो पॉइंट है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष नीति की क्या प्रासंगिकता है, गुट निरपेक्षता का भविष्य। या हम कहें प्रासंगिकता। प्रासंगिकता को दूसरा वर्ड कहेंगे वर्तमान औचित्य। क्या यह नीति उस समय विश्व युद्ध के दौर में दो गुटबाजी के मध्य इन गुटों से दूर रहने के लिए अपनाई गई थी, वर्तमान में कोई गुट नहीं रह गया, तो क्या यह नीति वर्तमान में आज के समय यह व्यवस्था या यह रणनीति काम की है? क्या यह आंदोलन, ये विचारधारा वर्तमान में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय थी? तो ये उसकी होती है प्रासंगिकता, ठीक है ना। इसकी कसौटी वर्तमान में यह कितने सही तौर से नीति काम करेगी या करने वाली है। तो इसकी प्रासंगिकता वाले को अगर देखें तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये नीति है वह शुरू हुई थी शीत युद्ध के दौरान, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 120 पहुंच गई है। तो इस नीति की क्या वैल्यू है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वो हमें इस प्रासंगिकता में देखना है। तो देखें तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश गुट निरपेक्षता के दायरे में है, ये आपको पता होगा, यानी यूएनओ है। यूएनओ के जितने मेंबर हैं ना, इसका 2/3 मेंबर है वह इस गुट निरपेक्ष से जुड़े हुए हैं। तो कुछ तो है इसमें, कुछ तो है, तब इसके साथ इतने देश जुड़े हुए हैं, 120 के लगभग देश जुड़े हुए। तो ये बात तो प्रूव करती है कि कुछ इसमें वजूद हैं, जब इस वजह से इतने देश इसके साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विभिन्न विश्व शांति, उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण और हिंद महासागर शांति क्षेत्र घोषित किया है। नई आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में भी योगदान दिया है। यानी कुछ न कुल मिलाकर देखें तो इसने महत्वपूर्ण काम किया। क्यों? क्योंकि इसने भले ये नीति फेल हो गई, लेकिन इस नीति ने आर्थिक क्षेत्र की ओर ध्यान दिया है, आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक जैसे अभी मैंने पॉइंट पढ़ा था, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने में योगदान, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया। ये इसी के द्वारा हुआ है, क्योंकि हर कोई हिंद महासागर को लेकर उसकी उपलब्धि और हर किसी देश को घेरने के लिए अपनी नीति अपनाना है। लेकिन इस आंदोलन ने हिंद महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाने में योगदान दिया। और भले ही इसके पास अब कोई रणनीति कहते शीत युद्ध जैसी कोई दौर या गुटबाजी नहीं है, लेकिन अब ये अपने देशों के लिए आर्थिक नीति बनाती है, उनके उज्ज्वल भविष्य, उनके क्षेत्र, उनकी उन्नति के लिए, उनके हक के लिए हर समय नीति बना रही है। यानी ये नीति एक ये जो व्यवस्था है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस नई अर्थव्यवस्था के आर्थिक निर्माण में योगदान दे रही है। इसने परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाई है, इसने परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता होगी, क्योंकि इस तरह से इसके द्वारा ही ये उपलब्धि हासिल हुई है। लेकिन फिर भी देखिए कि वर्तमान में और क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसको देखिए। जैसे फरवरी में बात करें 1992 में, तो गुट निरपेक्षता के विदेश मंत्रियों की बैठक में एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई अब इस नीति का क्या मतलब। जैसे 1992 में एक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, तब फरवरी में मिस्र के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब गुट निरपेक्षता को ख़त्म कर दो। लेकिन ये गुट निरपेक्ष आंदोलन इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि इसकी एक विशेषता है, इसकी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि बड़ी संख्या में गुट निरपेक्ष देश अभी भी निर्धन हैं और पिछड़े हुए हैं। प्रासंगिकता को सुनिएगा, निर्धन और पिछड़े हुए हैं।
यानी इसके जो जितने भी मेंबर हैं ना अभी भी मतलब एक नवीन अवस्था में अभी उनको सपोर्ट और सहायता की ज़रूरत होती है, एक समर्थन की जरूरत होती है। तो गुट निरपेक्ष उन्हें एक समर्थन और सहयोग देने की भूमिका निभा रहा है, उनके लिए आर्थिक व्यवस्था रणनीति बनाने में योगदान दे रहा है। और जैसे हम देखें तो इसके अंतर्गत समृद्ध राष्ट्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इसका नव औपनिवेशीकरण शोषण जो किया जा रहा है उसका रोकने में योगदान दे रही है। इस स्थिति में उसे बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि पहले शोषण होता था, बड़े देश शोषण करते थे, लेकिन इस आर्थिक उदारीकरण की नीति में जो नए देश है वो छोटे देशों का शोषण कर रहे हैं। तो ऐसी नवी नीति में कौन रोकेगा उनको? जो नए देश है वो चोट में आ रहे हैं, आर्थिक सपेट में आ रहा है, उसको रोकने के लिए कौन नीति अपनाएगा? इसके अलावा इसके निर्गुट आंदोलन द्वारा अपर्याय मंच का काम किया जा रहा है। एक ऐसा मंच दिया गया है जिसके द्वारा आतंकवाद, पूर्ण निशस्त्रीकरण की समस्या के लिए साथ ही आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही है और विश्व आर्थिक नीति के पर विश्व व्यापार, विश्व संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बढ़ते वर्चस्व पर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करें कुछ ऐसी उपलब्धि या ऐसी महत्वपूर्ण योजना जो इसकी प्रासंगिकता को बनाती हैं। पहली प्रासंगिकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पुरजोर, इसकी प्रासंगिकता बताती है। फिर आणविक निशस्त्रीकरण, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव का काम कर रही है। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण काम कर रही है वह दक्षिण का इलाका जो है दक्षिण में सहयोग का भाव उत्पन्न कर रही है। चौथी उपलब्धि बात करें तो जो अमेरिका, एक ध्रुव जो अमेरिका है, अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने का काम कर रही है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन अब अमेरिका है वो दादागिरी वाला हो गया है, तो इसको चैलेंज देने वाला कौन हो, तो इसको चैलेंज के रूप में ये नीति काम कर रही है। इसके अलावा इसका पांचवा पॉइंट और देखें जो बता रहा हूँ वो है कि यह एक विकासशील दो देश हैं, क्या विकासशील या जो विकसित देश हैं, ठीक है ना, उनके मध्य हम बात करें तो विकासशील और विकसित देश, ठीक है ना, इनके मध्य संवाद का काम कर रही है। यानी अगर कुछ पिछड़ा हुआ देश है तो उसको विकसित देश की जरूरत पड़ती है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विकसित देश और विकासशील देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है दोनों, ताकि सहयोग होकर आगे उन्नति कर सके। इसके अलावा बात करें तो यह जो नवीन औपनिवेशीकरण, नवीन औपनिवेशिक जो नीति है उसका विरोध कर रही है। क्या कर रही है? विरोध। वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है ना कमाने की, इसमें कुछ देश ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली किसी देश का शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो नीति है वर्तमान में इन उद्देश्यों को लेकर आज भी इतनी इंपॉर्टेंट और प्रासंगिक है जितनी पहले हुआ करती थी। यानी कहें ना कहें तो आज ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि वर्तमान समस्याओं को और इन जुड़े हुए इन देशों को समर्थन और सपोर्ट देने का काम ये नीति कर रही है। तो ये नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आज का वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों को अच्छा करेगी, आपके रिजल्ट को और बेहतर बनाएगी। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।